नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान को टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल घनाकार उपकला उतक। सरल घनाकार उपकला उतक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू उतक शरीर के किन अंगों में पाया जाता है। घनाकार सरल घनाकार उपकला उतक शरीर के किन अंगों में पाया जाता है। तो इसका बात करें दोस्तों उपकला उतक के बारे में। उपकला उतक उपकला उतक दोस्तों टोटल 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। एक सरल घनाकार उपकला उतक होता है, एक सरल उपकला उतक होता है, एक शल्की उपकला उतक होता है, एक स्थिरीकृत उपकला उतक होता है। 4 प्रकार के उपकला उतक पाए जाते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों घनाकार उपकला उतक, सरल घनाकार उपकला उतक कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में। गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में पाया जाता है सरल घनाकार उपकला उतक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों चारों उपकला उतक के बारे में, जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में। उपकला उतक के प्रकार, उपकला उतक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। एक सरल उपकला उतक जो होता है उस मुख्यतः दोस्तों 4 प्रकार का होता है। सरल उपकला उतक 4 प्रकार का होता है। उस और कहाँ कहाँ पर शरीर में पाया जाता है उसके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया सरल या फिर सल्की सिंपल स्क्वेमस टिश्यू जो पाया जाता है दोस्तों फेफड़ों के वायुकोश में। सिंपल सल्की उपकला उतक जो पाया जाता है दोस्तों फेफड़ों के वायुकोश में, जिसे विसरण कहा जाता है। सरल घनाकार उपकला उतक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में पाया जाता है। सरल स्तंभाकार कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, पेट और आंतों की परत में पाया जाता है। कूट स्तरित उपकला उतक कहाँ पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है। ये चारों के चारों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है दोस्तों अस्तरित यौगिक उपकला उतक। अस्तरित यौगिक उपकला उतक दूसरा होता है अस्तरित यौगिक उपकला उतक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यह दोस्तों टोटल 3 प्रकार का होता है। अस्तरित सल्की स्ट्रेटिफाइड, जो कि दोस्तों स्ट्रेटिफाइड कहाँ पर पाया जाता है, अस्तरित वाला हो जाएगा त्वचा की बाहरी परत में। त्वचा में दोस्तों जो त्वचा के बाहरी परत में कौन सा उपकला उतक पाया जाता है, अस्तरित सल्की उपकला उतक पाया जाता है। और संक्रमणकालीन उपकला उतक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हो जाएगा मूत्राशय में। फैलने की क्षमता इसमें होती है, दोस्तों फैल भी सकता है। बात करें दोस्तों ग्रंथीय उपकला उतक। ग्रंथीय उपकला उतक कहाँ पर पाया जाता है, हो जाएगा पसीना में पाया जाता है, बलगम में पाया जाता है, एंजाइम आदि का स्राव करने में यह सब पाया जाता है। तो दोस्तों सभी का सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है हवा के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है। हवा के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो दोस्तों क्रांतिक कोण की बात करें, ये डिपेंड करता है दोस्तों इसके अपवर्तनांक पर। पदार्थ या फिर मैटर जो भी समझ लीजिए, मान लीजिए पदार्थ के अपवर्तनांक पर अगर दोस्तों किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा है, मान लीजिए अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो क्रांतिक कोण दोस्तों क्रांतिक कोण का मान कम होगा। क्रांतिक कोण का मान दोस्तों कम होगा। अगर अपवर्तनांक जिस भी मटेरियल का या फिर जिस भी धातु का अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसका दोस्तों क्रांतिक कोण कम होगा। इसको दोस्तों याद रखिएगा। इसमें बोला गया है हवा के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो कांच के क्रांतिक कोण की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 37.3 से लेकर 42 डिग्री, 37.3 से लेकर 42 डिग्री। और दोस्तों बात करें 24.4 किसका होता है, हीरा का। 24.4 किसका होता है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है। हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक की बात करें तो हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.4। हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.4। और दोस्तों ये 48.6 से लेकर 48.8 ये किसका होता है दोस्तों, ये हो जाएगा पानी का। ये हो जाएगा पानी का क्रांतिक कोण। पानी का क्रांतिक कोण हो जाएगा 48.6 से लेकर 48.8 तक। 37.3 से लेकर 42 डिग्री तक होता है
किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। ये सभी के सभी दोस्तों हवा के सापेक्ष में पूछा गया है। पूर्ण रूप से डिटेल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोला गया है क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के अपवर्तन कोण पर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण अपवर्तन के कोण पर मुड़ जाती है। मान लीजिए दोस्तों यह कोई माध्यम है, यह है दोस्तों विरल माध्यम, सॉरी ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम मान लीजिए दोस्तों यह कोई कांच है, कांच है, यह है दोस्तों हवा, विरल माध्यम, हवा है विरल माध्यम। तो ये दोस्तों लंब है, यहाँ से दोस्तों एक प्रकाश की किरण आ रही है तो कुछ यहाँ से दोस्तों अविलंब से दूर होकर चली जाती है, यहाँ से आ रही है अविलंब से दूर होकर चली जाती है। कुछ उसको दोस्तों इस तरह से आना चाहिए था, कुछ इस तरह से आना चाहिए था। तो ये दोस्तों जो कोण बनता है, कोण बनता है परावर्तन कोण, उसी को दोस्तों बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण उसी को बोला जाता है। अब दोस्तों बोला गया है हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 14.4 डिग्री। कांच का होता है दोस्तों 37.3 डिग्री से लेकर 42 डिग्री। पानी का होता है दोस्तों 48.6 डिग्री से लेकर 48.8 डिग्री तक। अब एक दोस्तों ये वाला दोस्तों पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसका क्रांतिक कोण दोस्तों उतना कम रहेगा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द्रव अवस्था में बदले बिना गैस, मान लीजिए दोस्तों कोई गैस है, गैस सीधा किस में बदल रहा है दोस्तों? ठोस में, ठोस में बदल रहा है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है दोस्तों निक्षेपण। निक्षेपण, इस प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षेपण। निक्षेपण को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में डिपोजिशन। डिपोजिशन इंग्लिश में बोला जाता है डिपोजिशन, हिंदी में बोला जाता है दोस्तों निक्षेपण, इंग्लिश में बोला जाता है डिपोजिशन। गैस का सीधे दोस्तों ठोस में कन्वर्ट होना, गैस का सीधे ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है? डिपोजिशन का काम करता है, वो प्रक्रिया कहलाती है डिपोजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्षेपण। निक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, निक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें वाष्पीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे हमने मेंशन किया सभी के सभी, जैसे दोस्तों बोला गया है निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस बिना द्रव अवस्था के सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। गैस क्या करता है? बिना द्रव अवस्था से बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का विपरीत है। सब्लिमेशन का दोस्तों ऊर्ध्वपातन का विपरीत है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस जो होता है दोस्तों गैस में सीधे बदल जाता है। इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जल वाष्प सीधे बर्फ़ में बदलना, जल का जो वाष्प होता है सीधे बर्फ़ में बदलना, जिसे पाला फ्रॉस्ट कहा जाता है, जिसे पाला या फिर फ्रॉस्ट कहा जाता है। दोस्तों वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल है, कोई लिक्विड है, लिक्विड पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान, अपने क्वथनांक से मतलब उबलने वाले तापमान से कम तापमान पर सतह से धीरे धीरे गैस या फिर भाप में बदल जाता है। लिक्विड का सीधे दोस्तों भाप में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का उदाहरण दोस्तों याद कर रखिएगा, धूप में कपड़े सुखाना, पसीना का सूखना, पानी का उबलना, नमक का उत्पादन, मटके का पानी ठंडा होना। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करिएगा। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदलने पर सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, कपूर का जलना। कपूर ठोस होता है दोस्तों, उसको जलाएंगे सीधे वाष्प बनकर उड़ जाता है। सूखी बर्फ दोस्तों ये भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। नेफ्थलीन की गोलियां दोस्तों सॉलिड फॉर्म में आती है, कपड़े उपड़े में रखा जाता है दोस्तों, वो धीरे धीरे उड़ जाता है, धीरे धीरे दोस्तों समय के साथ वह उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर बोला जाता है, यह भी दोस्तों एक ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया है। आयोडीन की दोस्तों भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये सभी के सभी
एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से दोस्तों सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय के बीच, वेग और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, या फिर वेग और त्वरण के बीच। गति का समीकरण दोस्तों की बात करेंगे दोस्तों पहले समीकरण के बारे में। पहला समीकरण बोला गया इसमें, तो पहले समीकरण के बारे में बात करेंगे। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। अब दोस्तों संबंध की बात करें दोस्तों, तो पहला अंक जैसे v है, पहला ये v है, आखिरी वाला दोस्तों पहला और आखिरी के बीच में संबंध पूछा जाता है। v क्या है दोस्तों, वेलोसिटी मतलब वेग है, और आखिरी वाला क्या है दोस्तों, समय। वेग और समय के बीच यह संबंध बताता है, वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें सेकंड समीकरण की बात करें, तो यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें संबंध की बात करें दोस्तों, यस होता है पोजीशन जिसे स्थिति बोला जाता है। यस होता है पोजीशन जिसे स्थिति बोला जाता है। यस और समय मतलब स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच सेकंड समीकरण हो जाएगा। स्थिति और समय के बीच हो जाएगा दोस्तों सेकंड समीकरण। अब दोस्तों थर्ड समीकरण की बात करें, थर्ड होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हो जाएगा दोस्तों वी हो जाएगा वेग और यस हो जाएगा दोस्तों स्थिति। वेग और स्थिति के बीच हो जाएगा तीसरा समीकरण। वेग और स्थिति के बीच हो जाएगा दोस्तों तीसरा समीकरण। वेग और स्थिति मतलब वेग और स्थिति होगा तीसरा समीकरण। पहला समीकरण हो जाएगा वेग और समय, दूसरा समीकरण हो जाएगा स्थिति और समय, तीसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों वेग और स्थिति। ये दोस्तों तीनों का समीकरण भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल भी हर एग्जाम में बनता है और फार्मूला भी पूछा जाता है। पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है वेग और समय के बीच में यह रिलेशन दर्शाता है पहला समीकरण। तीनों समीकरण के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों होता है यू होता है प्रारंभिक वेग, वी होता है अंतिम वेग, यस होता है दूरी, टी होता है समय तथा ए होता है त्वरण, और टी होता है समय को 2 बार लिखा है, ए होता है त्वरण। इसमें पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, ये पूरे एक स्क्रीनशॉट से दोस्तों आप लोगों का गति का तीनों समीकरण पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर होने वाला है। इसको दोस्तों आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बोला गया जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त करता है। तो दोस्तों बात करेंगे जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड किसके साथ अपक्रिया करता है, कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, Zn प्लस CO। मतलब दोस्तों जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करके एक तो जिंक प्राप्त करता है, उस ऊपर से दोस्तों और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का नाम होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो Zn और CO दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Zn और CO दोनों। दोस्तों यहाँ पर इसके डिटेल की बात करेंगे। बोला गया है जैसे जब जिंक ऑक्साइड ZnO को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह अपक्रिया करके जिंक धातु के रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह एक अपचयन अपक्रिया है, रिडक्शन अपक्रिया है। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, जिसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। इसका समीकरण दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों। बोला गया क्वेश्चन में धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। जहां जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घर्षण दोस्तों इसमें नग्न माना गया है। तो बोला गया दोस्तों यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया गया है दोस्तों 2 kg।
गतिज ऊर्जा को दोस्तों जब ऊंचाई की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, PE पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा दोस्तों 400 जूल। और दोस्तों जी का मान दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है mgh। तो H बराबर हो जाएगा दोस्तों P का मान दिया है 400 बटे m का मान दिया है 2 गुणे g का मान दिया है 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 काटेंगे हो जाएगा 20 मीटर। H का मान हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। H का मान हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है mgh। ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा mgh। तो यहाँ से दोस्तों H का मान सिंपली आप लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।